अब चले क्या हम आज के सेशन की तरफ। इतने में मेरे किसी भी साथी का कोई डाउट है तो मुझे बता देगा। अब हम चलेंगे मुद्दे की बात की तरफ और एकदम जीरो से टॉपिक को समझेंगे। जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो आर्ट साइड के हैं, प्लीज गाइस बिल्कुल परेशान मत होना, बिल्कुल भी कहना चाहिए डिस्टर्ब फील मत करना कि अरे हमें तो कुछ आता नहीं है, ये साइंस वाले बच्चे तो आगे आगे बताए जा रहे हैं, है ना। आप भी बताओगे, बस आपको एक बार पढ़ने की जरूरत है। देखो, शब्द है यहाँ पर लाइट, प्रकाश। मैं आपसे कहूं कि बच्चे, ये कमरा जिसमें आप मुझे देख पा रहे हो, ये आप देख कब पा रहे हो? जस्ट इमेजिन मैं इस कमरे की लाइट बंद कर दूं। क्या मैं लाइट बंद कर दूं 2 मिनट के लिए? अगर मैंने लाइट बंद कर दी तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। मतलब हमें किसी भी चीज को देखने के लिए एक एनर्जी सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब आप कहोगे मैम एनर्जी तो हर चीज में है ना। तो वो एक पर्टिकुलर सोर्स है। कौन सा पर्टिकुलर सोर्स? जिसको हम लाइट के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चे, प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक एनर्जी है, एक स्पेशल प्रकार की ऊर्जा है, एक विशेष ऊर्जा है जिसका इस्तेमाल करके हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हम किसी वस्तु को देख कैसे पाते हैं। मेरी बात समझना, मेरे हाथ में कैंडल है ना। क्या जो ये लाइट है इसको हम देख कैसे पा रहे हैं, या फिर इस लाइट की मदद से हम किसी चीज को देख कैसे पा रहे हैं? तो आपका जवाब होगा कि मैम जो आपके हाथ में कैंडल है उसकी लाइट सबसे पहले ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी और उस ऑब्जेक्ट से टकराकर आपकी आंखों पर पड़ेगी, जिससे कि सामने वाली चीज आपको दिखाई देगी। क्लियर? ऐसा तो नहीं बोलोगे कि लाइट पहले मेरे फेस पर पड़ रही है फिर उधर जाकर उधर ऑब्जेक्ट पर जा रही है। ऐसा तो नहीं होता ना। मतलब क्लियर है कि जब भी हमें कोई वस्तु दिखाई देती है तो सबसे पहले प्रकाश कहाँ जाता है? उस वस्तु से टकराता है और फिर उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों के पास वापस लौटता है और फिर हमको चीजें दिखाई देती है। इसी को 2 नियमों से समझाया जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन, और प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन, है ना। तो ध्यान रखिएगा, अपवर्तन को, रिफ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? अपवर्तन। क्लियर? आज पूरे लेक्चर की कहानी इन्हीं 2 मुद्दों के इर्द गिर्द घूमने वाली है। प्यारे बच्चे, जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं उसमें सबसे पहली बात की जाएगी कि लाइट है क्या। क्यों? क्योंकि यूपीएससी आपसे पीएचडी नहीं कराता है, आपसे बेसिक के क्वेश्चंस पूछता है। देखा नहीं था? पूछा था कि सूरज अस्त होते समय हमें अपना आकाश लाल क्यों दिखाई देता है, पानी का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछता है। तो बेसिक को इंपॉर्टेंट बनाकर पढ़ना है, ये नहीं सोचना है अरे ये तो मुझे आता है, इस पे ध्यान देने की क्या जरूरत है। देखो, बोला गया लाइट क्या है, मैंने इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ऊपर और हिंदी वाले बच्चों के लिए नीचे लिखा है। बोला गया है कि जो लाइट है ना वो एक ऊर्जा का रूप है। क्या है? एक ऊर्जा का रूप है जो हमें देखने में मदद करता है। यानी कि किसी भी चीज को देखने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसी भी काम को करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि हर चीज के लिए एक स्पेशल टाइप की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल उसी तरह से जब किसी चीज को देखना होता है उस समय पर एक स्पेशल टाइप की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम लोग प्रकाश के नाम से जानते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? बोला गया प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्यारे बच्चे, इस बात को बड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि आप हैं यूपीएससी के बच्चे। देखो, एनसीईआरटी हमको चिल्ला चिल्ला के ये बात बता रहा है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। पर जब हम यूपीएससी के कुछ रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, यूपीएससी की जीएस पेपर 3 मेंस की तैयारी करते हैं और गूगल पे पढ़े हुए कुछ रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत जैसे कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट आए हैं आज के समय में, जिसने इस बात को भी सिद्ध किया है कि हमेशा प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता, है ना। हमेशा प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता।
और इसको सबसे पहले सिद्ध करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? आइंस्टीन थे, जिसको आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत के नाम से, रिलेटिव थ्योरी ऑफ आइंस्टीन के नाम से जानते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई बच्चे? तो यहाँ पे ये तो छोटे बच्चों वाली बातें हो गई। छोटे बच्चों की क्लास में छोटे बच्चों को सिखा दिया जाता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, पर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बात को कॉन्ट्राडिक्टरी भी याद रखेंगे कि भाई प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, बात सही है, लेकिन कई सारे ऐसे हमारे प्रिंसिपल्स, कई सारे ऐसी थ्योरीज आ चुकी हैं जिन्होंने इस बात को सिद्ध किया है कि हमेशा प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता। क्लियर? बोला क्या? प्रकाश छाया यानी कि शैडो बनाता है और बिना प्रकाश के छाया संभव ही नहीं है। क्यों बोला गया ये बात? ये बात समझाई गई है इस लाइन के लिए। देखो, मैं अगर कहीं पर प्रकाश आ रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी शादी में जाते हो तो बहुत सारी स्टूडियो लाइट्स लगी होती हैं, दूल्हा दुल्हन उस लाइट के बीच में जैसे ही आते हैं तो उनके पीछे परछाई ना बन जाए, इसलिए क्या करते हैं? एक दूसरी लाइट लगाते हैं। मान लो उस लाइट को हटा दिया गया तो क्या होता है? वहां परछाई बन जाती है। चलो छोड़ो, ये बात भी हम छोड़ देते हैं। जब हमारे पास एक कैंडल होती है यानी कि सफिशिएंट लाइट नहीं होती है, उस समय पर आप कभी देखना आपके पीछे एक परछाई बन गई होगी। क्यों बनी बच्चे? क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और उसके मार्ग में एक ऐसी वस्तु आ गई है जो कि अभेदनीय है ना, जिसको भेद कर लाइट नहीं निकल पा रही है। और जब उसको भेद कर लाइट नहीं निकल पाएगी तो क्या होगा? पीछे छाया बन जाएगी। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई बच्चे? तो बोलो हाँ, बिल्कुल सही बोला गरीब आदमी ने, पार्टिकल एंड वेव, है ना। देखो, ये जो स्टेटमेंट गरीब आदमी के द्वारा बोला गया है कि हमारा जो प्रकाश है दो तरह से नेचर शो करता है। ध्यान से सुनना, जो ये पार्टिकल और वेव है ना, ये प्रकाश का नेचर है। यहां पर बात की जा रही है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, यानी कि चाहे पार्टिकल फॉर्म में हो तब भी सीधी रेखा में चलेगा, चाहे वेव फॉर्म में हो तब भी सीधी रेखा में चलेगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? तो इस चीज में कभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और इसलिए नहीं चलता क्योंकि वो वेव नेचर भी शो करता है। ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। क्यों गलत है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, कब चलता है? चाहे वो पार्टिकल बिहेव शो करे, चाहे वो वेव नेचर शो करे, दोनों ही नेचर में वो हमेशा सीधी रेखा में चलेगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, अभी मैं इसको एक्सपेरिमेंट पर दिखाऊंगी करके कि कैसे ये एकदम सीधी रेखा में चल रहा है। क्लियर बच्चे? बोला क्या? आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत ये बोलता है कि हमेशा प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता। अब देखो आइंस्टीन ने इस बात पर बोला क्या था। आइंस्टीन ने बोला कि अगर मैं प्रकाश को एक ऐसे जगह पर रख दूं, एक ऐसे मीडियम में रख दूं, एक बॉक्स है फॉर एग्जांपल जो कि वैक्यूम है, जिसमें पूरी तरह से क्या है? निर्वात है। आइंस्टीन ने बोला कि एक ऐसा बॉक्स जो कि पूरी तरह से कैसा है? निर्वात में है, जिसमें लाइट है ही नहीं। अब जब लाइट कह रही हूं, एयर है ही नहीं, कोई भी इंटरेक्शन ही नहीं है, और जब ऐसे किसी मार्ग में प्रकाश गुजरता है और इस मार्ग में कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया जाए, किसी मैग्नेटिक फील्ड को लगा दिया जाए, अब ये क्या हो सकता है? गुरुत्वाकर्षण हो सकता है ना। हम अगर किसी प्रकाश को निर्वात में किसी स्ट्रॉन्ग, है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अमाउंट के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से निकाल दें, ग्रेविटेशनल फील्ड से निकाल दें, तो क्या देखने को मिलता है? देखने को मिलता है कि जो प्रकाश है ना, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। क्या होता है? वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, नीचे की तरफ झुकने लगता है। और ये इस बात को सिद्ध करता है कि जिधर ग्रेविटेशनल फील्ड होगा उस डायरेक्शन में जो हमारी लाइट होगी वो झुकने लगेगी। ये इस बात को सिद्ध करता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलता, प्रकाश को अपने रास्ते से डेविएट किया जा सकता है, और इसी को आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत कहते हैं। इतने में 1% भी कोई डाउट है तो बोलो हाँ, और फिर चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कोई डाउट तो नहीं है? फटाफट से मुझे बता दो,
फिर चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बच्चे। पीडीएफ मिल जाएगी, एमसीक्यूज मिल जाएंगे, प्यारे बच्चे सब मिल जाएंगे। अभी मेरा पूरा डेडिकेशन इस बात पर है कि लाइट चैप्टर, चाहे इस समय पर यूपीएससी का बच्चा देख रहा हो, चाहे पीसीएस का बच्चा देख रहा हो, चाहे मेंस का बच्चा देख रहा हो, चाहे प्री का देख रहा हो, या फिर कोई क्लास 11, 12, 9, 10 का बच्चा देख रहा हो, कोई भी ऐसा क्लास का बच्चा नहीं होना चाहिए जो लाइट चैप्टर का कोई भी डाउट यहां से लेकर जाए, है ना। तो इस चीज में मेरी हेल्प करो और करेंटली जस्ट कॉन्सेप्ट पर फोकस करो। अब बच्चे, जितने भी बच्चे आर्ट साइड के हैं, वो एक डेटा याद रखेंगे। डेटा क्या याद रखना है कि जो प्रकाश की गति होती है ना, वो दुनिया में सबसे ज्यादा होती है, ठीक। दूसरा, इसका मान 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 8 मीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? प्यारे बच्चे, अब सुनो मेरी बात। ये वो बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? ये वो बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारे पूरे ब्रह्मांड में मात्र 2 ऐसे कण हैं, मात्र 2 ऐसे सब्स्टिट्यूट हैं कि अगर पूरा ब्रह्मांड भी खत्म हो जाए तो वो 2 चीजें हैं जो कभी खत्म नहीं होंगी। कौन सी? एक तो है प्रकाश, जिसे हम कहते हैं फोटोन, और एक है न्यूट्रिनो, यानी कि न्यूट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन्स वो कण हैं जिनके बारे में अभी तक पता ही नहीं लग पा रहा है। क्यों नहीं लग पा रहा? एक बात समझो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गरीब आदमी, कोई भी बच्चा, काजल, गरीब आदमी, जो भी बच्चा यहाँ पर अवेलेबल है, कोई भी बच्चा उठा लो, वेदांश, कोई सा भी बच्चा, एक बच्चा जो किसी सोशल मीडिया पर नहीं है ना इंस्टाग्राम पर है, ना फेसबुक पर है, ना ट्विटर पर है, ना व्हाट्सएप पर है, ना उसका कोई पर्सनल नंबर है, जब वो कहीं इंटरेक्टिव ही नहीं है, तो क्या हम उसकी लाइफ के बारे में कुछ पता लगा पाएंगे? हाँ, हम इसी डाउट में रहेंगे कि भाई वो है भी या नहीं है, राइट। बिल्कुल वैसा ही न्यूट्रिनो है। न्यूट्रिनो हमारे ब्रह्मांड में पाया जाने वाला एक ऐसा कण है जो किसी के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा, और जब इंटरेक्ट नहीं कर रहा तो उसके बारे में पता नहीं चल रहा। बिल्कुल ऐसे ही एक फोटोन है, हमारी लाइट है ना, जो लगातार हमारे साथ इंटरेक्ट तो कर रही है, पर हम उसे महसूस नहीं कर पा रहे, हम उसे पकड़ नहीं पा रहे, हम उसे देख नहीं पा रहे, है ना। जैसे फोटोन है, फोटोन हमारे ऊपर लगातार टकरा रहे हैं, पर क्या मुझे चोट लग रही है? नहीं लग रही, मुझे उसके अस्तित्व का पता नहीं चल रहा। अब जब अस्तित्व का पता नहीं चल रहा, कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा, तो हम उसके बारे में ज्यादा नॉलेज ले नहीं पा रहे। तो इसीलिए बोला गया है कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस में रहने वाले पार्टिकल कौन हो सकते हैं? 2, सिर्फ एक है फोटोन और दूसरा है न्यूट्रॉन, क्योंकि ये दोनों किसी से इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। कितने पार्टिकल मेरी आंखों के सामने घूम रहे हैं मुझे खुद नहीं पता, है ना। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। प्यारे बच्चे, अब हम चलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। हिंदी वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, परावर्तन हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश वाले रिफ्लेक्शन। अब देखो, यहां से असली कहानी शुरू होती है, जहां से यूपीएससी आपसे क्वेश्चंस पूछता है। बच्चे, बोला गया है कमिंग बैक लाइट रेज, जो हमारी लाइट रेज होती है, ये वापस आ जाती हैं कहां पर? सेम मीडियम में, व्हेन दे फॉल ऑन सरफेस। अब देखो, ये बात बोलना क्या चाह रहा है? बोला गया कि एक सरफेस है, मान लो ये एक कांच की स्लैब है। क्या है? ये एक कांच की स्लैब है। ये क्या है? ये एक ग्लास है, उसकी स्लैब है, ठीक है। ये एकदम चिकनी स्लैब है, पॉलिश्ड, ठीक। मान लो इस पर कोई लाइट इंसिडेंट हुई, कोई लाइट गिरी, है ना, कोई लाइट टकराई। चलो मैं ऐसे सीधे ऐसे नहीं टकराती हूँ, दूसरी तरह से टकरा देती हूँ। कोई लाइट है जो कि डायरेक्ट सीधे गिरती है, ऐसे करके। जब ये सीधे गिरी ना बच्चे, तो क्या होगा? जिस डायरेक्शन में ये इंसिडेंट हो रही है, आपतित हो रही है, उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। तो यही चीज बोला गया है। मतलब ये हुआ कि ये लाइट इसे क्रॉस करके अंदर दी गई। मतलब ये जो
आपका कौन सा विरल माध्यम है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में नहीं गई है, उसी माध्यम में वापस लौट गई है, सेम मीडियम में वापस लौट गई है। ऐसी कंडीशन को, ऐसे रिफ्लेक्शन को हम, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब इस बात को और आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। देखो, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर गिरती है, कोई भी सतह ले लो, हम मेटल ले सकते हैं, हम मेटल की शीट ले सकते हैं, हम कोई प्लेन मिरर ले सकते हैं, चलो हम प्लेन मिरर ले लेते हैं, या फिर मेटल शीट ले लेते हैं, आपकी मर्जी है आपको क्या लेना है। एनसीईआरटी में मिरर यूज किया गया है तो हम मिरर ले लेते हैं, ठीक है। किसी सतह पर गिरती है तो उसी माध्यम में, सेम डायरेक्शन में वापस लौट जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इस यहाँ पर एक कंसेप्ट समझना, आपको एनसीईआरटी की बुक में दिखाया जाएगा कि एक लाइट जो है, एक प्रकाश की किरण आपतित होती है, यानी कि गिरती है, इंसिडेंट होती है ना। तो जब इंसिडेंट लाइट दिखाई जाती है तो वो तिरछी करके दिखाई जाती है, समझ रहे हो, तिरछी करके दिखाई जाती है, और फिर दिखाया जाता है कि वो फिर परावर्तित होकर क्या, सेम डायरेक्शन में ऐसे लौट गई, है ना। बहुत सारे छोटे बच्चों को मैंने इस बात के लिए कंफ्यूज होते देखा है, जिसमें एक बच्चे ने अभी कुछ दिन पहले मुझसे इस बारे में क्वेश्चन किया था कि मैम, जब ये लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है और तिरछी इंसिडेंट हो रही है, सेम डायरेक्शन में वापस लौट रही है, तो फिर ऐसे क्यों नहीं लौटी। समझ रहे हो क्वेश्चन कितना प्यारा है उस बच्चे का। देखो, ये वापस ऐसे क्यों नहीं लौटी, इस बात को समझो जरा। देखना, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री का एंगल है ना, जिस पर इंसिडेंट किया गया है, समझ रहे हो। और जब हम किसी भी लाइट को किसी भी सरफेस पर डालते हैं तो वो क्या करेगा, सेम डायरेक्शन में आपका रिफ्लेक्ट होगा। सेम डायरेक्शन का मतलब सेम डायरेक्शन, सेम एंगल में रिफ्लेक्ट होगा, समझ रहे हो। मतलब कैसे जाएगा, कुछ इस तरह से जाएगा। तभी तो हम अपने एंगल ऑफ इंसिडेंट आपतित कोण को परावर्तित कोण के बराबर दिखा पाएंगे, समझे। तभी तो हम ये शो कर पाएंगे, तभी तो हम ये शो कर पाएंगे कि हमारी जो प्रकाश की किरण है एक ही डायरेक्शन में जा रही है। अब अगर छोटे बच्चे को मुझे ये कंसेप्ट समझाना है तो मैं उसे पता है कौन सा एग्जांपल दूंगी, मैं उसे एग्जांपल दूंगी कि बच्चे, आपने यहां पर लगाई है एक ट्यूबलाइट, है ना, और ये ट्यूबलाइट क्या कर रही है, इस फर्श पर लाइट को इंटेंट कर रही है या फिर गिराने का काम कर रही है, इंसिडेंट कर रही है ना। तो जब ये इंसिडेंट यहां से ट्यूबलाइट से होगी तो ऐसे ही तो जाएगी, अरे बोलो हाँ। और जब ऐसे जाएगी तो उसका परावर्तन भी कैसे होगा बच्चे, इसका परावर्तन भी कैसे होगा बताओ। इसका परावर्तन सेम डायरेक्शन में होगा, यानी कि ऐसे हो जाएगा। अब बनने वाला एंगल क्या होगा, इंसिडेंट एंगल 0, फिर आर 0, दोनों 0 हो जाएंगे। इधर क्या है, जब 60 डिग्री का हम एंगल दिखा रहे हैं तो फिर हमें अपना रिफ्लेक्टिव यानी कि परावर्तन कोण भी तो 60 डिग्री दिखाना पड़ेगा। उसे हम 30 डिग्री कैसे कर सकते हैं, या फिर 120 डिग्री कैसे कर सकते हैं। अगर मैंने इधर बना दिया तो ये मोर देन 60 चला गया ना एंगल, तो नियम क्या हो गया, गलत हो गया। इसी वजह से हम इसको कभी ऐसे नहीं दिखाते हैं, हमेशा ऐसे दिखाते हैं। क्लियर, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम जब भी प्रकाश के परावर्तन को समझाते हैं तो हमेशा इस पिक्चर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये पिक्चर गलत क्यों है। क्लियर, चले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। अब देखेंगे कि जो हमारा प्रकाश का परावर्तन है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, बच्चे इतने में किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछो। फिर हम चलेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ, यानी कि परावर्तन के नियम, किसके, परावर्तन के नियम की तरफ। इतने में किसी भी एक भी बच्चे का डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछो, बच्चे फटाफट से पूछो। क्लियर, प्रियंका, उड़ान, गरीब आदमी, तरुण, जया, प्रियंका, काजल, जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं मुझे बताओ, इतने में 1% भी कोई डाउट है आपका, नहीं। चले आगे। अब देखो, मैंने आपको यही तो बताया कि एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर पर एक लाइट इंसिडेंट की गई, इंसिडेंट का मतलब गिराई गई, है ना, गिराई गई या फिर आपतित की गई या फिर
आपतित की गई, जैसे आपको समझ में आए वैसे इस बात को समझ लो। आपतित किरण है ना, एक किरण है जो कि आपकी गिराई गई, तो कहां पे गिरी? एक प्लेन सरफेस पर गिरी। कितने एंगल पर गिरी बच्चे? ये गिरी 60 डिग्री एंगल, मान लो, मान लेते हैं, हमें पता नहीं कितना एंगल है, 60 डिग्री मान लिया, ठीक है। तो 60 डिग्री एंगल पे अगर मैं ऐसे वापस दिखाऊंगी तो क्या होगा? ये एंगल बढ़ जाएगा ना। अगर मैंने यहीं पर दिखा दिया कि जो आपकी ये वाली किरण है वो ऐसे ही इसी पर वापस चली गई, ऐसे ही इसी पर वापस चली गई, तो क्या होगा? ये वाला 60 डिग्री, तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव रे है, परावर्तित किरण है, उसका कोण क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। यानी कि 180 में से आपको क्या करना है? 60 घटा देना है, मतलब 120 डिग्री का हो जाएगा। तो ये तो फिर आपतित किरण और परावर्तित किरण का जो नियम है वो तो गलत हो गया। फिर समझ रहे हो क्या हुआ? वो तो नियम गलत हो गया। इसी वजह से हमने क्या दिखाया कि एक किरण है जो कि गिराई गई, जो आपतित की गई, तो उससे परावर्तित जो किरण है, जो इससे परावर्तित जो किरण है वो बच्चे किधर जाएगी? परावर्तित किरण इधर डायरेक्शन में जाएगी। क्यों जाएगी इधर डायरेक्शन में? तभी तो हम सेम एंगल दिखा पाएंगे, है ना। हमारा नियम क्या कहता है? हमारा नियम कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि गिराई की किरण का जो कोण है वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी कि परावर्तित किरण के बराबर होता है। क्लियर? फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। इतनी बात समझ में आ गई बच्चे? तो बोलो हाँ, एंड फिर मैं चलूंगी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नहीं बच्चे, मैथ नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल मैथ नहीं है, इसको मैथ मत समझो, बहुत मजा आएगा, बस सुनो। फेवरेट चैप्टर्स में से एक है मेरा ये, इंसिडेंट लाइट। अब देखो क्या बोला गया बच्चे, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो इंसिडेंट लाइट होती है, ये मैं सेकेंड, ओ शिट, हाँ अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया कि जो इंसिडेंट लाइट होती है ना, इंसिडेंट लाइट का मतलब ये वाली लाइट जो कि गिराई जा रही है वो, और ये क्या है? बीच में जो दो हिस्सों में विभाजित कर रहा है, जिस बिंदु पर जाकर किरणें मिल रही हैं उसे हम कहते हैं नॉर्मल, इंसिडेंट रे, नॉर्मल। और रिफ्रैक्टिव रे, रिफ्रैक्टिव रे का मतलब ये वाली जो रिफ्लेक्ट हो चुकी है ना। इंसिडेंट रे यानी कि आई, यानी कि एन, और यानी कि आर, ये तीनों कहाँ होंगे? एक ही प्लेन पर होंगे, एक ही प्लेन के एक ही बिंदु पर होंगे। तो ये बात क्लियर, समझ में आ गया ये नियम? अब चलो इसका एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे, गिव मी अ सेकंड। स्फेरिकल मिरर पे हम बाद में जाएंगे, पहले मैं इसका एक आपको एग्जांपल बताती हूँ, मजा आएगा आपको सुन के, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ जी बच्चे, अब देखो उदाहरण की बात कर लेते हैं। ये बताओ कि जो हमारा प्रकाश का परावर्तन होता है ना, क्या प्रकाश का परावर्तन, उसका उदाहरण क्या है? प्रकाश का परावर्तन, इसका उदाहरण क्या होगा? बताओ, बोलो, बताओ बताओ बताओ, प्रकाश के परावर्तन का उदाहरण क्या होगा? बोलो, जल्दी से कमेंट करो, मैं कमेंट की तरफ देख रही हूं, आपको बताना है प्रकाश के परावर्तन का उदाहरण क्या होगा। बोलो भाई। झिलमिल, टीवी झिलमिला रही है, शीशे, शीशे में चेहरा देखना, शीशे में चेहरा देखना, ओके, और और
बताओ बच्चे। दर्पण नहीं भाई, ऐसे थोड़ी ना कहना होता है। हम्म, बताओ। देखो मेरी बात समझना, प्रकाश के परावर्तन की बात हो रही है, अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दो कि सिर्फ दर्पण ही प्रकाश का परावर्तन शो करता है। एक बात बताओ जरा, कि क्या कोई मेटेलिक सरफेस प्रकाश के परावर्तन को नहीं शो करेगी? वो हर चीज जो मेटेलिक है, जो चिकनी सरफेस है, वो आपके प्रकाश के परावर्तन को शो करेगी, है ना। एक ऐसी सरफेस जो एक तरफ से पॉलिश्ड है, वो हमेशा प्रकाश के परावर्तन को शो करेगी। मेरी बात सुनो, एक मिरर है, एक एक ग्लास है, उसको एक तरफ से मैं पॉलिश कर दूं तो वो क्या करेगा? प्रकाश का परावर्तन करेगा। तो ये आपने बता दिया। एक मेटेलिक सरफेस है, तो क्या वो प्रकाश का परावर्तन नहीं करेगी? अरे भैया करेगी, 100% करेगी। समझ रहे हो? तो अपने दिमाग से ये चीज बिल्कुल निकाल दो कि सिर्फ प्रकाश का परावर्तन दर्पण करता है। क्लियर? चले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखो, एक बच्चे ने यहाँ पर क्लास में अभी एक पॉइंटर बोला था, जिसमें बोला गया, ये क्या हुआ, जिसमें उसने बोला था कि जो प्रकाश हमारा होता है ये ड्यूअल नेचर को शो करता है। क्या बोला था? एक बच्चे ने बोला था क्लास में अभी कि मैम, प्रकाश जो होता है, जब मैंने कहा प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो एक बच्चे ने क्या बोला था कि मैम, प्रकाश ड्यूअल नेचर को शो करता है, यानी कि दोहरी प्रकृति दिखाता है। प्रकाश कैसा करता है? ड्यूअल नेचर को शो करता है। ड्यूअल नेचर का मतलब दोगला होता है, दो दो रूप रखता है, अपने परसोना रखता है ना। अब ये ड्यूअल नेचर था क्या? उस बच्चे ने बोला कि मैम, ये ड्यूअल नेचर एक तो पार्टिकल नेचर है, एक तो लाइट पार्टिकल फॉर्म में दिखाई देती है, और एक लाइट वेव फॉर्म में दिखाई देती है। इसमें वेव फॉर्म में दिखाई देती है। अब इसके एग्जांपल समझो, कैसे आप देख पाओगे कि कोई लाइट पार्टिकल फॉर्म में है, कोई लाइट वेव फॉर्म में। सबसे पहली चीज आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कोई भी लाइट अपने ड्यूअल नेचर को जब शो करती है, तो ये दोनों नेचर एक साथ शो नहीं करती। एक साथ दोनों व्यवहार यानी कि नेचर को प्रदर्शित नहीं करती है, प्रदर्शित नहीं करती है। क्यों बोला मैंने प्यारे बच्चे ऐसा? नहीं करती है। क्यों बोला मैंने कि एक साथ नहीं करती? यानी कि जिस टाइम पर लाइट अपने पार्टिकल नेचर को शो करेगी, उस टाइम पर लाइट अपने वेव फॉर्म को, वेव नेचर को शो नहीं करेगी। इस बात को क्या मैं प्रूफ करूं? क्या मैं बच्चे इस बात को प्रूफ करूं? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, गिव मी अ सेकेंड, मेरा फोन, यस। अब देखो, मेरे फोन की लाइट जल गई है, ठीक है। ये लाइट जब मेरे ऊपर पड़ रही है ना, तो एकदम सीधे आ रही है ना, सीधे टकरा रही है, सीधे चल रही है, सीधे मार्ग पर चल रही है। मतलब क्या है? ये अपने पार्टिकल नेचर को प्रदर्शित कर रही है, किसी एक पॉइंटर पर क्या कर रही है? सेंट्रलाइज हो रही है, ठीक। अब दूसरा एग्जाम्पल आप देखना, दूसरा एग्जाम्पल मैं कैसे दिखाऊं? मैं क्या लाइट बंद करूं 2 मिनट के लिए? गिव मी अ सेकेंड। देखो, मैंने एक लाइट बंद कर दी, और मैंने दूसरी लाइट बंद कर दी, और मैंने तीसरी लाइट बंद कर दी, और मैंने चौथी लाइट भी बंद कर दी। गिव मी अ सेकेंड। अभी भी लाइट जल रही है, क्या बात है? अब कौन सी लाइट जल रही है भाई? ये लाइट कहाँ से जल रही है? इस लाइट का कनेक्शन मैं खुद भूल गई उतने दिनों में, मेरी कौन सी लाइट का कनेक्शन कहाँ पर है। अगर मैंने इसको निकाला तो आई थिंक ये लाइट भी बंद हो जाएगी। यस। अब एक बात समझो, मैंने सारी लाइट बंद कर दी, ठीक है। आप एक चीज नोटिस करो कि क्या इस बोर्ड का जो रोशनी है वो ऐसे नहीं फैल रहा है। मतलब मेरे पूरे कमरे में रोशनी हो गई है ना, मैं इसको और अच्छा कर सकती हूँ, मैं इसको और परफेक्टली एक्सप्लेन कर सकती हूँ अगर मैं इसकी लाइट को और कम कर दूं। मैंने इसकी ब्राइटनेस को एकदम 0 कर दिया, ठीक है। अब नोटिस करना, मैं पर्दा हटा रही हूँ, गिव मी सेकेंड। मैंने पर्दा हटाया, तो क्या रोशनी थोड़ी बढ़ी ना क्लास में?
राइट। एक चीज और हम समझ सकते हैं, इस चीज को और बेटर समझ सकते हैं, जैसे कि कमरे में पूरा अंधेरा है, कमरे में लाइट है ही नहीं, और जब कमरे में लाइट है ही नहीं, बाहर के कमरे में लाइट जल रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई बरामदा है और उसमें लाइट जल रही है, तो जब उसमें लाइट जल रही होगी और आपके कमरे में लाइट नहीं जल रही होगी, तो क्या हल्की फुल्की लाइट हमारे घर में एंटर नहीं करेगी? बोलो, बताओ, मेरी बात को समझ पा रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? बात, पॉइंट की बात सुन लो, जो मुद्दे की बात मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ उस पर फोकस कर लो बच्चे, मजाक की बातें नहीं करेंगे अभी, ठीक है? मैं एफर्ट्स लगा रही हूँ कि मैं आपको बेस्ट समझा पाऊँ। इसकी लाइट कम, एक सेकेंड, यस, ठीक है। सुनो, मेरी बात सुनो, एक कमरा है जो जिसमें लाइट नहीं जल रही है, एक सेकेंड, ये मान लो कि आप अपने कमरे में सो रहे हो, लेटे हुए हो, आपने लाइट्स बंद कर रखी हैं, आपकी मम्मा किचन में काम कर रहे हैं, उन्होंने किचन की लाइट जला रखी है, अब हल्की हल्की लाइट आपके कमरे में एंटर कर रही है, तो क्या होगा? ये है दरवाजा, है ना? दरवाजे में आप कभी नीचे की तरफ देखना, जमीन पे जहां दरवाजा रुकता है वहां नोटिस करना, तो आप नोटिस करोगे कि जो लाइट है ना, कि जो लाइट है ना, गिव मी सेकंड, आप क्या नोटिस करोगे कि जो लाइट है वो ऐसे करके फैल रही है घर में, कमरे में। नीचे आप देखना, एक तिकोना सा सेक्शन बनाती है लाइट नीचे से, समझ रहे हो? मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एक छोटे से झरोखे से लाइट जब आती है तो वो कुछ इस तरीके से फैलती है कमरे में, किसी छेद में से जब लाइट आती है तो वो कुछ इस तरह से कमरे में फैलती है कि नहीं फैलती है? बच्चे ये कौन सा नेचर शो कर रही है? कौन सा नेचर शो कर रही है? ये आपका वेव नेचर शो कर रही है। कौन सा नेचर शो कर रही है? वेव नेचर शो कर रही है। समझ में आया डिफरेंस पार्टिकल नेचर और वेव नेचर में? अब सुनो, इसी चीज को हम कैसे दिखाते हैं? इसी चीज को दिखाते हैं, एक स्लिट है, उस स्लिट में हम यहां से लाइट को फेंक रहे हैं, प्रकाश डाल रहे हैं, तो प्रकाश क्या करेगा? ऐसे करके फैलेगा, है ना? ऐसे करके फैलेगा। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन, और यूपीएससी इस पे क्वेश्चन भर भर के पूछता है। देखा था, 8 से 9 क्वेश्चन यूपीएससी ने डिफ्रैक्शन पे पूछे हैं, तो दिस इज डिफ्रैक्शन। समझ में आया? इतनी बात समझ में आ गई बच्चे? तो बोलो हाँ, एंड फिर चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। प्यारे बच्चे, इतनी बात समझ में आ गई, थैंक यू सो मच। बिल्कुल रिलेट कर पा रहे हो ना कि लाइट क्या काम कर रही है ना? कैसा हुआ पार्टिकल नेचर? पार्टिकल नेचर वही नॉर्मल वाला जो हमारे घर में ट्यूबलाइट जलती है, मेरे फेस पर लाइट गिर रही है, ये ट्यूबलाइट मेरे सामने रखी हुई है, ये डायरेक्ट सीधे मेरे फेस पर लाइट डाल रहा है। एक स्टूडियो में आपने देखा होगा कैमरामैन एक लाइट लेकर चलता है, वो सेंट्रलाइज करता है लाइट को, एकदम सीधे एक पॉइंट पर डालता है। वो लाइट का पाथ कैसा है? लीनियर है, पार्टिकल नेचर है, बिहेवियरल पार्टिकल है। वहीं पर जब कोई लाइट पूरे में फैल जाए, यानी कि वेव नेचर को शो कर रहा है, एज लाइक डिफ्रैक्शन। छोटे से बिंदी में से एक छोटा सा छेद है आपके घर की दीवार में और उसमें से धूप आ रही है, तो वो क्या है? उसमें पूरे कमरे में रोशनी फैल रही है, कुछ इस तरह से। इसी प्रोसेसिंग को, इसी को टेक्निकल लैंग्वेज में डिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई बच्चे? आई होप अब जीवन में आप कभी नहीं भूलेंगे क्या होता है डिफ्रैक्शन। अब एक और पॉइंट समझो बच्चे, आपने देखा होगा कई बार आपने देखा होगा हमारी लाइट ओवरलैप करती है। कैसे करती है ओवरलैप? जैसे कि आजकल ना एक डेकोरेटेड वाला बल्ब चलता है, उसमें क्या होता है? रंग बिरंग कलरफुल लाइट्स निकलती है, बीच में ब्लू, साइड में गोल गोल रेड, फिर उसके साइड में येलो, है ना? ऐसे करके अलग अलग कलर्स शो करती है। वो क्या है? वो प्रोसेसिंग क्या है बच्चे? ध्यान रखिएगा, उस प्रोसेसिंग को हम कहते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस या फिर व्यतिकरण। इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण। व्यतिकरण का मतलब एक लाइट का दूसरी लाइट पर ओवरलैप होना। एक लाइट के ऊपर लाल रंग की लाइट के ऊपर पीले रंग की लाइट, पीले रंग की लाइट के ऊपर नीले रंग की लाइट, ये क्या है? ये व्यतिकरण है।
इसे इंग्लिश में इंटरफेरेंस के नाम से जानते हैं। इंटरफेरेंस का मतलब किसी लाइट का, किसी एक लाइट का किसी दूसरी लाइट के ऊपर ओवरलैप होना। क्लियर, गेट इट। आपने लेजर लाइट को देखा होगा। लेजर लाइट कैसा बिहेव शो करती है? पार्टिकल नेचर शो करती है, आपके ऊपर पॉइंट होती है वो। गेट इट। तो पार्टिकल नेचर एंड ड्यूअल नेचर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चे, अगर समझ में आ गया हो तो बोलो हाँ, और फिर चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। समझ में आया बच्चे? चले, परफेक्ट परफेक्ट। अब सुनो, अब हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। इतनी देर से ये सारी बातें किसके बारे में हो रही थी? ये सारी बातें हो रही थी प्लेन मिरर के बारे में। बच्चे ध्यान रखिएगा, अभी तक हम लोगों ने प्लेन मिरर की कुछ पॉइंटर्स को डिस्कस किया, पर अपने दिमाग में ये मत बिठा लेना कि मैम ने बोला हमने प्लेन मिरर को डिस्कस किया तो इसका मतलब प्रकाश का परावर्तन सिर्फ प्लेन मिरर में होता है ना। प्रकाश का परावर्तन आपका प्लेन मिरर में भी होता है और स्फेरिकल मिरर में भी होता है। क्लियर? तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। लेकिन उससे पहले जितने भी बच्चे यहाँ पर कनेक्टेड हैं, एक बार कंफर्म कर दो कि डाउट कोई भी है तो नहीं। जितनी चीजें बताई हैं सारी क्लियर तो हो गई है ना? हो गई है तो बोलो यस मैम, नहीं हुई है तो प्लीज डाउट क्लियर कर लो। जिसको जाना है उसे बता के जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ऑफलाइन क्लास में होता है, किसी बच्चे को निकलना है वो जस्ट चला जाता है, ढिंडोरा पीट के जाने की जरूरत नहीं है, है ना? क्योंकि आपके जाने या आने से ना तो मुझ पे फर्क पड़ रहा है ना ही बाकी बच्चों पे। ठीक, चले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ओके प्यारे बच्चे, नेक्स्ट है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या हुआ? अब ध्यान से दूसरा पॉइंट समझना। देखो स्फेरिकल मिरर क्यों बोला गया? बच्चे एक मिरर है ये, एक मिरर है ये, ठीक? क्लियर? कहां से काटा गया है ये? एक स्फेयर है, एक मिरर का स्फेयर है। एक मिरर का स्फेयर मैं कहां से दिखाऊं? मेरे पास अभी कुछ ऐसा है नहीं, वरना मैं आपको दिखा पाती। एक मिरर का स्फेयर है। क्लियर? गिव मी सेकंड बच्चे प्लीज, 2 मिनट्स। यस, मुझे ध्यान आया, आई हैव समथिंग फॉर यू। ये है मेरे पास, ठीक है? ये स्फेयर ही है ना बच्चे, और ये शाइनी भी है, तो हम इसको एक मिरर स्फेयर मान सकते हैं, स्फेरिकल मिरर मान सकते हैं इसको हम, है ना? तो बिल्कुल बस ये मान लो कि ये वो स्फेयर है जिससे मैं लेंस को कट करने वाली हूँ। ठीक, देखो ये है वो स्फेयर जो कि मैंने ये वाला बनाया। अब मैंने इसमें से एक लेंस को कट कर दिया। क्लियर? ठीक, अगर मैं इसके ढक्कन को ओपन कर दूं, दिस इज फाउंडेशन एक्चुअली, अगर मैं इसके ढक्कन को ओपन कर दूं तो ये क्या है? ये एक लेंस ही तो बन गया, है ना? ये एक लेंस ही तो बन गया। बस इतनी सी बात है कि हम जब किसी भी स्फेयर में से, एक स्फेरिकल मिरर में से एक सेक्शन को कट करते हैं तो लेंस बनते हैं, दो मिरर बनते हैं। ठीक है? दो मिरर कौन कौन से? या तो कॉन्केव बनेगा या फिर कॉन्वेक्स बनेगा। कैसे बनेगा? जस्ट हैव पेशेंस बच्चे। देखो ये गोला था, ये स्फेयर था, हमने इसमें से एक लेंस को कट किया। ये मैं सेकंड में इसको और क्लियर बनाने की कोशिश करूंगी सो दैट जो भी बच्चा इस लेक्चर को देखेगा उसका जीवन धन्य होना चाहिए इस लेक्चर के बाद। ओके, ये है हमारा मिरर, ये है हमारा स्फेयर, और स्फेयर में से मैंने कट कर दिया एक लेंस। ओके बच्चे, परफेक्ट कट किया है ना? ये है लेंस कट। अब प्यारे बच्चे हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी स्फेयर है तो उसका क्या होता है? एक त्रिज्या होती है और एक व्यास होता है। अरे बोलो हाँ, होता है कि नहीं? कोई भी अगर स्फेयर है तो उसकी क्या होगी? उसकी खुद की एक त्रिज्या होगी और उसका व्यास होगा। उसके बीच में एक केंद्र होगा, सी, है ना? सेंटर सी होगा। और इसकी ये डिस्टेंस क्या होती है? रेडियस होती है। क्या होती है? रेडियस। जब हम किसी स्फेयर की बात करते हैं तो इसी रेडियस को हम किस नाम से जानते हैं? कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। प्यारे बच्चे इंग्लिश में इसे कहते हैं क्या? बताओ। देखो जैसे ये है हमारा कर्वेचर, है ना? कर्वेचर का मतलब क्या होता है?
हिंदी में शायद उसे व्यास बोलते हैं, वक्रता बोलते हैं, राइट। देख लेना, हिंदी में से वक्रता बोलते हैं। ये है कर्वेचर, तो ये आपका क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और फिर ये क्या हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्यान रखिएगा, वक्रता त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। प्यारे बच्चे, ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आपका हो गया पोल। ठीक, अब ये जो हिस्सा हमने निकाला है ना, इसी हिस्से को मैंने यहां पर दिखा दिया है। क्या है, एक है कॉनकेव मिरर। बच्चे, कॉनकेव मिरर कौन सा होता है, वो मिरर जो कि अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, यानी कि जिसकी ऊपरी हिस्सा पॉलिश्ड होता है, जिसका ऊपरी हिस्सा पॉलिश्ड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास है कॉनकेव मिरर, ये है कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसका ऊपरी हिस्सा, ये वाला हिस्सा पॉलिश्ड है ना, और जो अंदर वाला हिस्सा है ये रिफ्लेक्टिव सरफेस है। यहां से क्या होगा, परावर्तन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, है ना। तो जिसका ऊपरी उभरा वाला हिस्सा पॉलिश्ड होता है वो आपका कॉनकेव मिरर कहलाता है। कॉनकेव मिरर का मतलब अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। क्लियर बच्चे, बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैं अंदर वाले सेक्शन को पॉलिश कर दूं और उभरा वाला सेक्शन कैसा हो, रिफ्रैक्टिव सरफेस हो, यानी कि लाइट यहां पर पड़ के ही वापस जाए, तो क्या होगा, तो ये कहलाएगा उत्तल दर्पण या फिर कॉन्वेक्स मिरर। इतनी बात समझ में आ गई बच्चे, तो बोलो हाँ, एंड फिर चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इतनी बात क्लियर है, मैं गरीब हूं भाई। इतनी बात समझ में आ गई बच्चे, तो बोलो हाँ। फिर सो स्वीट ऑफ यू, पर मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी बच्चे, ठीक है। कॉनकेव मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। कहां से कटा, एक गोले से कटा। अब एक बात समझो, ये बात मैंने आपको क्यों बताई कि एक गोले से कटा है, इसलिए बताया क्योंकि जब हमारा कोई मिरर रिफ्लेक्शन करता है, रिफ्रैक्शन करता है, जब हम शीशे में खुद को देखते हैं, तो जो हमारी पिक्चर बनती है, जो हमारी इमेज बनती है, उन सबको बनने में इन सब का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है अच्छा खासा। कैसे होता है, सुनो जरा। देखो, ये जो आपका अवतल दर्पण है, ये जो आपका उत्तल दर्पण है, दोनों का खुद का क्या होगा, एक सेंटर होगा। वो सेंटर यहाँ पर दिख नहीं रहा, हमको इमेजिनरी मानना पड़ता है। देखो ये है ना, ये क्या है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण आधा कटा हुआ है, ठीक है, छोटा सा हिस्सा है हमारे पास। पर मैं आपसे कहूं कि बच्चे मुझे बताओ जरा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता वक्रता बिंदु कौन सा होगा, सेंटर कौन सा होगा। तो आप कहोगे कि मैम ये कुछ इस तरह से कटा है ना। आप ऐसे इमेजिन कर लोगे कि मैम इस गोले से कटा होगा, तो पक्का आपका ये वाला सेंटर होगा, है ना। अब जब ये सेंटर है तो फिर क्या हो जाएगा, ये वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। क्लियर, क्योंकि गोले में क्या होता है, सेंटर से परिधि तक का जो आपका माप होता है वो त्रिज्या कहलाता है। क्लियर, बिल्कुल इसी तरीके से बच्चे इस वाले सेक्शन में भी सेम चीज है। ये है अवतल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण, है ना। बस अंतर कितना किया, पॉलिश चेंज कर दी है, एक तरफ से बाहर से पॉलिश थी, एक तरफ अंदर पॉलिश कर दी गई है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, तो बोलो हाँ, एंड फिर चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है, ध्यान से देखना, एक बारी ध्यान से देखना। बोला जा रहा है ये है हमारा कौन सा मिरर, कौन सा मिरर है बच्चे, ये बाहर से पॉलिशेस का मतलब अवतल दर्पण है। बाहर से पॉलिशेस का मतलब क्या है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर मतलब जैसे मेरा चश्मा है, बिल्कुल वैसा मिरर, ठीक है। अब एक बात समझो जरा, ये कॉनकेव मिरर है, ये आपकी जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या जा रही है बच्चे, ये आपकी जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किसे बोला गया, ये जो व्यास होता है ना किसी स्फेयर का, उसे बोला गया है प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। हमेशा ध्यान रखना, अवतल दर्पण का काम होता है प्रकाश की किरणों को एक जगह पर इकट्ठा करना। क्या होता है, प्रकाश की किरणों को एक जगह पर एकत्र करना, है ना। जब भी प्रकाश की किरण एक जगह पर एकत्र होगी तो क्या बनेगी, रियल इमेज बनेगी। क्या बनेगी, रियल इमेज बनेगी। ठीक, कैसे बनेगी भी बताऊंगी।
ठीक बच्चे, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, 3 बजे से होता है बच्चे, ध्यान से सुनना। अवतल दर्पण में आपको आंखें बंद करके इस बात को ध्यान रखना है, मेरे चश्मे में क्या है, अवतल दर्पण है। अगर अवतल दर्पण नहीं हो तो तुम इमेजिनरी मुझे दिखाई दोगे, असली इंसान दिखाई नहीं दोगे। मुझे असली चीजें क्यों दिखाई दे रही हैं? क्योंकि मेरे पास अवतल दर्पण है। ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को एक वस्तु पे सेंट्रलाइज करता है, केंद्रित करता है, इकट्ठा कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर इकट्ठा कर दिया। अब देखो, ये है कौन सा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हमारा क्या करता है, किरणों को फैला देता है, किरणों को फैला देता है। क्या करता है बच्चे, किरणों को फैला देता है। और जब किरणों को फैला देगा तो बनने वाली जो इमेज होगी वो बहुत क्लियर नहीं बनेगी, और जब क्लियर नहीं बनेगी तो वो इमेजिनरी होगी। क्यों नहीं क्लियर बनेगी, अभी आगे सब बताऊंगी। ठीक, तो इसने क्या किया, देखो इसने सारी किरणों को फैला दिया, खुद देख लो आप। ठीक है, तो ध्यान रखना, उत्तल दर्पण किरणों को फैलाता है, अवतल दर्पण किरणों को एकत्र करता है। क्लियर? इतने में किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है प्यारे बच्चे तो प्लीज मुझे बताओ, नहीं तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखो, जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी ना इस बॉल की हेल्प से, है ना, वो यही चीज है। देखो, एक स्फीयर है, इस स्फीयर में से एक लेंस को कट कर दिया गया, मान लो ए से A1 या फिर AB ही लिख लेते हैं। AB क्या है, ये एक लेंस है जो कि आपका कट कर लिया गया। किसमें से कट किया गया है, एक स्फीयर में से कट किया गया है। तो ध्यान रखना, स्फीयर का एक व्यास होता है जिसको स्फेरिकल मिरर में हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्लियर? उसके बाद जब ये मुख्य अक्ष हो गया तो सीधी सी बात है इसकी त्रिज्या भी होगी। तो ये सेंटर से लेकर पोल तक की जो दूरी है ये क्या कहलाएगी, पूरे गोले को हम वक्र कहते हैं, तो ये हो जाएगी वक्रता त्रिज्या। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? अब सुनो, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया वक्रता त्रिज्या। बिल्कुल ऐसे ही अब इसमें इस बात को समझो बच्चे। हमसे पूछा जाए कि इस लेंस का फोकस कहां पर है, इस लेंस का फोकस कहां पर बनेगा, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो आपकी त्रिज्या होती है ना उसी का आधा कर दो, यानी कि यहां पर बनेगा। समझ गए? तो इसका, इस लेंस का फोकस कहां पर होगा, यहां पर होगा। मुझे कैसे पता, मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं जानती हूं कि किसी भी व्यास का आधा क्या होता है, परिधि, सॉरी त्रिज्या होता है, और त्रिज्या को भी आधा कर दूं तो क्या बनेगा, फोकस बनेगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? अब इस बात को यहां देख लो, ये है C और P, यानी कि ये तो त्रिज्या हो गई, और ये बिंदु आपका क्या है, F है। ठीक, और F का मतलब फोकस। अब फोकस से P तक की जो दूरी है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये क्या कहलाएगी, फोकस दूरी, या फिर फोकल डिस्टेंस, या फिर फोकल लेंथ, कुछ भी बोल लो, फोकल लेंथ। ठीक, तो ये आपकी दूरी क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ कहलाएगी। क्लियर? सेंटर ऑफ कर्वेचर बता ही चुकी हूं, F फोकस बता दिया, पोल बता दिया, रेडियस बता दी, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस बता दिया, सब बता दिया। अब इतने में किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है, यस, व्यास का आधा त्रिज्या होती है। प्यारे बच्चे, इतने में किसी का भी कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो चलते हैं हम आगे के कंसेप्ट की तरफ। चलिए आगे कंसेप्ट की तरफ। अब देखो, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ध्यान से सुन लेना। जिस बच्चे को, जो बच्चे साइंस में वीक हैं, जिनको नहीं समझ में आया या फिर जो कंफ्यूज है, उनके लिए और एक्सप्लेन कर दिया गया है, नोट्स की तरह आप याद रख सकते हो। वक्रता त्रिज्या जिसे हम आर कहते हैं, ये ध्रुव, ध्रुव का मतलब पोल, है ना, ये है ध्रुव, ध्रुव का मतलब पोल। ठीक है, ये है ध्रुव P, और वक्रता केंद्र यानी कि C के बीच की दूरी होती है। C से P के बीच की दूरी आपकी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है, उस काल्पनिक गोले का केंद्र है जिससे दर्पण को काटा गया है, जो कि दर्पण का भाग है ना। जिस गोले से दर्पण को काटा गया है, उस इमेजिनरी गोले का केंद्र हमारा क्या कहलाता है,
सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। जिस गोले से दर्पण को काटा गया है उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, यानी कि वक्रता केंद्र कहलाता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई बच्चे? चले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। प्यारे बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट है पोल। पोल क्या है? जिसे हम ध्रुव के नाम से जानते हैं। यह दर्पण की परावर्तक सतह का मध्य भाग होता है। ये है दर्पण का परावर्तक सतह, अंदर वाली परावर्तक है, बाहर हमने पॉलिश कर दी है, तो उसके बीच वाला बिंदु, ये वाला बीच वाला बिंदु क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा। बीच वाला बिंदु क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा। बीच वाला बिंदु क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा। क्लियर? समझ में आया? प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? ये जो आपकी एक सेंटर पोल से केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो होती है, पोल से केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं, देखो P इधर भी बन सकता है, P उधर भी बन सकता है। पोल से केंद्र को मिलाने वाली रेखा, पोल से केंद्र को मिलाने वाली रेखा आपकी क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई बच्चे? तो बोलो हाँ, एंड फिर चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जल्दी से बताओ, इतने में किसी का कोई डाउट तो नहीं है? है तो बोलो, नहीं है तो फिर आगे की कहानी बताती हूँ। गरीब आदमी, काजल, वेदांश एटसेट्रा, जितने भी बच्चे हैं, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखो फोकस पूछा गया, कैपिटल F कहाँ होता है? तो मैंने आपको क्या बताया था? वक्रता त्रिज्या का आधा ही हमारा फोकस होता है। तो आधा कहाँ होगा? कहीं बीच में होगा, तो ये क्या बन गया? फोकस बन गया। तो इसमें फोकस कहाँ पे है? ये है। ठीक है। मुख्य अक्ष का वह बिंदु जहां पर समांतर प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। ये सेंटेंस जो है ये अभी मैं आपको आगे समझाऊंगी, तो इसको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप फिलहाल जैसे मैंने बताया है उतना समझो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, अब देखो फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ आपकी r/2 होगी, है ना? सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा। ठीक। अपर्चर क्या है? अब सुनो मेरी बात बच्चे, गोलाकार दर्पण का प्रभावी व्यास। अब मेरी बात सुनो, अपर्चर क्या होता है बच्चे? देखो, जैसे कोई लेंस है ना, कोई लेंस है और किसी लेंस पर कोई लाइट गिर रही है ना, कहीं से लाइट है जो कि इंसिडेंट हो रही है। अब जब ये लाइट इंसिडेंट हो रही है ना, तो एक मैक्सिमम एरिया होगा जहां पर मैक्सिमम लाइट गिर पाएगी, है ना, इफेक्टिव होगी, जहां पर कोई प्रतिबिंब बनना आसान होगा, जहां पर लाइट का इंप्रेशन फास्ट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लेंस है, हमने इस पे लाइट गिराना शुरू किया, तो मैक्सिमम कहां तक जा रही है? मान लो यहां तक जा रही है, M डैश तक, है ना। तो ये जो M और M डैश के बीच की दूरी है ना, यही अपर्चर कहलाती है। क्या कहलाती है? अपर्चर कहलाती है। अब इसी चीज को कंसेप्ट से समझते हैं। आपने देखा होगा जब कोई कैमरा खरीदने जाता है, जब कोई फोन खरीदने जाता है, तो क्या बोला जाता है? भाई दो चीजें देख लेना कि कैमरे का अपर्चर कितना है और कैमरे के पिक्सल्स कितने हैं। यही तो बोला जाता है कि बस अपर्चर देख लेना, अपर्चर कम से कम लेना। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पूरा कमरा है ना, इस पूरे कमरे को रोशनी करने के लिए कितनी लाइट की जरूरत पड़ रही है मुझे इस लेक्चर को चलाने के लिए? लगभग 30 लाइट्स, है ना। 30 लाइट्स लगी हैं तब जाकर इस कमरे में रोशनी हो पा रही है। समझ पा रहे हो? अब मैं कहूं कि बच्चे मुझे ना सिर्फ इस बॉटल के अंदर लाइट करनी है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे अरे मैम 30 लाइट की जरूरत नहीं है, बस आप अपने फोन का कैमरा ऑन कर दो, लाइट इसके अंदर पूरी चली जाएगी। समझ में आया मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? समझ में आया? देखो, हमारा कैमरे का लेंस, हमारे कैमरे का लेंस जितना छोटा होगा उसका अपर्चर उतना ज्यादा होगा। समझ में आया? समझ में आया? हमारे कैमरे का लेंस जितना छोटा होगा उसका अपर्चर उतना ज्यादा होगा। मतलब ये हुआ कि जितना छोटा लेंस
तो उस पे लाइट कितनी भी कम आए, पर इतने एरिया पे तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगी ना। और जब सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगी तो फोटो बहुत सुंदर आएगा, फोटो की ब्राइटनेस बहुत अच्छी आएगी। क्यों? क्योंकि अपर्चर तो बहुत कम था, तो लाइट का इम्पैक्ट बहुत वेल परफॉर्म था। वहीं पर अगर हमारे फोन का, हमारे कैमरे का अपर्चर बड़ा है, लेंस बड़ा है, तो लाइट इसको कवर करने के लिए हमें उतनी ज्यादा रोशनी की रिक्वायरमेंट होगी। और जब रोशनी की रिक्वायरमेंट होगी तो फिर अपर्चर कैसा हो जाएगा? बैड क्वालिटी का हो जाएगा, यानी कि हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी, रेंज बढ़ जाएगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगी। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई बच्चे? तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम किसी कैमरे को खरीदते हैं तो हम क्या देखते हैं कि भाई इसका जो अपर्चर होना चाहिए ना, वो आपका कम से कम ही होना चाहिए, है ना? क्योंकि जितना छोटा लेंस उतना कम अपर्चर, जितना बड़ा लेंस उतना बड़ा अपर्चर, और जितना बड़ा अपर्चर उतनी डार्क फोटो, उतनी ब्लर फोटो, उतनी लो पिक्सल्ड फोटो। क्लियर? समझ में आया? इतनी बात समझ में आ गई? तो अपर्चर क्या होता है? अपर्चर किसी मिरर का वो सेक्शन होता है जहां पर लाइट का इंपैक्ट सबसे ज्यादा होता है। जैसे कि मान लो ये ए और बी आपका लेंस है, ए बी, इसमें एम से एम डैश का जो रीजन है, ये क्या है? ये इस पूरे लेंस का अपर्चर होगा। क्या होगा? ये इस पूरे लेंस के लिए एक अपर्चर होगा। क्लियर? समझ में आया बच्चे? चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट बोला गया फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगी? फोकस की पोलर तक की लंबाई। फोकस की पोलर तक की लंबाई को हम क्या कहेंगे? फोकस की लेंथ, फोकल लेंथ। ठीक? यानी कि यहां से यहां तक की लेंथ। क्लियर? समझ में आ गया? चले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बच्चे। आई होप इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखो, हमारा जो ये लेंस है ना, इस लेंस में जो हम इमेजेस देखते हैं, चाहे वो फोन में देखते हैं, चाहे वो कैमरे में देखते हैं, चाहे वो मिरर में देखते हैं या कहीं और देखते हैं, वो कुछ रूल्स को फॉलो करती है। क्या करती है बच्चे? वो कुछ रूल्स को फॉलो करती है। अब हम उन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, किसी का भी कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे बताओ, एंड फिर चलते हैं हम इस रे डायग्राम की तरफ। बताओ, इतने में किसी बच्चे का कोई डाउट तो नहीं है? बताओ अब फटाफट से, मजा आएगा आपको। बहुत लॉजिक के साथ में बहुत अच्छा कंसेप्ट। देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज, किसी भी मिरर में आपकी इमेज कैसे बन रही है, किसी फोन के कैमरे से आपकी इमेज कैसे बन रही है, जब आप मूवी में, थिएटर में मूवी देखने जाते हो तो वो थिएटर के बड़ी सी स्क्रीन पर मूवी कैसे आ रही है ना? ये सारी बातें इसमें आपको पता चलेंगी। और यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में पूछता है, और मेंस में अक्सर इसी तरीके के रिसर्च पेपर से क्वेश्चंस पूछ लेता है। रिसर्च पेपर से क्वेश्चन का मतलब, जैसे कि अभी मैंने आपको आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत वाली बात बताई थी, जैसे कि अभी मैं आपको रे डायग्राम वाली बातें बताने वाली हूँ। ये सब वो मुद्दे हैं जो अक्सर मेंस में आपसे लिखवाए जाते हैं, मेंस में आपसे परफॉर्म कराए जाते हैं, लेकिन इसी के जो डेली रूल्स है, डेली यूज है, उसको आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाता है। जैसे कि ये थिएटर वाला क्वेश्चन, ये बहुत पूछा जाता है ना? रियल एंड वर्चुअल इमेजेस बहुत पूछी जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखो, काम आ गया था, ओके कोई बात नहीं। देखो, बोला जा रहा है हमारी किसी भी, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, किसी भी लेंस में, यानी कि किसी भी स्फेरिकल मिरर में इमेज को बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं और उसके कौन कौन से रे डायग्राम है, उस पर हम बात करेंगे। एक पॉइंट है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को, वस्तु को इनफाइनाइट पर रख दें, एक हम ऑब्जेक्ट को सेंटर पर रखेंगे, बियॉन्ड, सेंटर से दूर रखेंगे, एक हम सेंटर पर रखेंगे, एक हम सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे, एक बार हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे और एक बार हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। अब आपको बताना होगा इनमें से कैसी कैसी इमेजेस बनेंगी। देखो, बोला जा रहा है
कि एक पैरेलल रे है, एक किरण है। देखो पहली चीज तो ये जो आपका दर्पण है ये है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर, है ना, यानी कि कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब ध्यान से देखना एक एक बात। कॉनकेव मिरर का ये वाला सरफेस है पॉलिश्ड, तो जब पॉलिश्ड है तो यहां से तो रिफ्लेक्शन होगा नहीं। रिफ्रैक्टिव सरफेस कौन सी होगी, ये वाली, यानी कि एक सेकेंड, यानी कि परावर्तित तल, परावर्तित तल, इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव सरफेस। कौन सा होगा, अंदर वाला। ठीक, अब सुनो, मैंने आपको बताया था ये होती है आपकी मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है एफ, ये है पी। अभी थोड़ी देर के लिए इस पिक्चर को जाओ भूल, क्या करो, थोड़ी देर के लिए इस पिक्चर को जाओ भूल। अब मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। हमसे पहला नियम क्या बोला गया है, पहला रूल कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आती है, तो वो फोकस से होकर गुजरती है। देखो ये है स्फेरिकल मिरर, अवतल दर्पण, इस पे हमने एक लाइट को इंसिडेंट किया, एक लाइट को गिराया जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रहा है, तो परावर्तित तो होगा ही होगा, है ना। मुझे नहीं पता किधर परावर्तित होगा, मुझे बस इतना पता है कि ये कहीं पर प्रिंसिपल एक्सिस से होकर गुजरेगा। तो मैं क्या करूंगी, मैं बस यहां से पकड़ के कहीं पर भी प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर दूंगी। मैंने कट कर दिया। बच्चे मुझे नहीं पता ये कहां पर कटा, मुझे बस इतना पता है इस बिंदु पर कटा, और जब इस बिंदु पर कटा तो यही वो बिंदु होगा जो कि एफ होगा, यही वो बिंदु होगा जो एफ होगा। क्यों, क्योंकि जब कोई प्रकाश किरण प्रिंसिपल एक्सिस से होके समांतर गुजरती है तो वो परावर्तित होकर फोकस से गुजरती है, और जब फोकस से गुजरती है तो जहां पर भी ये प्रिंसिपल एक्सिस को काटेगी वो बिंदु आपका फोकस होगा। और फिर मैं आपसे पूछूं कि सेंटर कौन सा होगा फिर इस स्फीयर का, इस स्फीयर का फिर सेंटर कौन सा होगा, तो आप कहोगे मैम इसी का डबल कर दीजिए, है ना, यानी कि सी हो जाएगा। अगर ये आर था तो ये भी आर होना चाहिए, तब आपका सी यहां पर होगा। क्लियर, अब देखो जरा क्या बोला गया, ये एक आपका अवतल दर्पण है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर क्या जा रही है, किरण जा रही है, प्रकाश जा रहा है, ये क्या हुआ, परावर्तित हो गया। उसने जिस बिंदु पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट किया वो बिंदु क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है एक प्रकाश किरण जो कि पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो होकर गुजरती है किससे, फोकस से, किसके बाद, रिफ्लेक्शन के बाद। एक किरण जो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जाती है वो फोकस से होकर गुजरती है किसके बाद, परावर्तन के बाद, यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई प्यारे बच्चे, इतनी बात समझ में आ गई तो बोलो हाँ, एंड फिर चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि एक किरण है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से क्या कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से होकर गुजर रही है, और क्या हो रही है, इमर्ज हो जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक लाइट है जो कि फोकस से होकर गुजर रही है, एक लाइट है जो कि यहां से इंसिडेंट की गई है, तो वो फोकस से होकर गुजरेगी तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्यों बोला गया, क्योंकि ये इसी का तो उल्टा हुआ, एक बार आपने इधर से लाइट डाली तो इधर से गई, अब इधर से डालोगे तो इधर चली जाएगी। क्लियर, चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इतने में किसी का कोई भी डाउट है तो बताओ, नहीं तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। प्यारे बच्चे नेक्स्ट रूल हमारा कह रहा है कि जब कोई लाइट आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है, कोई लाइट आपकी यहां से डाली गई और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरे, सेंटर से गुजरे, तो वो क्या करेगी, सीधी वापस लौट जाएगी। तो हमने क्या किया, सीधा वापस लौटा दिया, वहीं का वहीं वापस लौट जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक एट दी सेम पाथ, सेम पाथ पे ये वापस लौट जाएगी, यानी कि सीधी रेखा खींच जाएगी, कुछ नहीं होगा। अब एक लास्ट रूल है आपका, लास्ट रूल हमारा क्या कह रहा है, लास्ट रूल कह रहा है
कि जो एक इंसिडेंट लाइट है ये जब आपकी कहाँ पे जाती है, पोल पर गिरती है, कहाँ पे गिरती है, बीच सेंटर पर टकराती है, तो ये एग्जैक्ट वापस हो जाती है। ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही है। ये क्या कर रही है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही है। देखो जरा ध्यान से, क्यों कर रही है बच्चे, क्यों कर रही है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो। देखो एक लेंस है ना जो स्फेरिकल है, एक लेंस जो स्फेरिकल है, जो किसी एक बिंदु की बात कर रहा है, एक लेंस की। देखो जब लेंस कट होता है ना, तो जितना छोटा लेंस कट होगा, जितना पास से, एक गोला है, गिव मी सेकंड, मैं इस बात को और करीब से समझाने की कोशिश करती हूँ। एक स्फेयर है, ठीक है, गिव मी सेकंड, एक स्फेयर है बच्चे, इस स्फेयर में से आपको क्या करना है, एक लेंस कट करना है। तो जितना दूर से कट करोगे और जितना पास से कट करोगे, डिफरेंस देखना। देखो जितना पास से कट करोगे उसका डिफरेंस देखना एक बारी। ठीक है, एक ही, क्यों नहीं क्लिक हो रहा है ये देखो, एक मैंने लेंस ये कट किया और एक मैंने लेंस ये कट किया। आप खुद देखो ज्यादा सीधा कौन है, ज्यादा स्ट्रेट कौन है, ये छोटा वाला ना, ये तो ज्यादा गोल में जा रहा है, ये ज्यादा स्ट्रेट जा रहा है। मतलब कुछ इस तरीके से है, कुछ कुछ इस तरीके से है, ये इस तरीके से है ना, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। अब जब इस तरीके से है तो इसका जो ये वाला पॉइंट है, बिल्कुल बीच वाला पॉइंट है, क्या वो एकदम प्लेन मिरर जैसा नहीं है, क्या वो एकदम प्लेन मिरर जैसा नहीं है। यानी कि अगर हम अवतल लेंस बनाए तो उसका जो बीच वाला पॉइंट है, क्या ये एकदम प्लेन मिरर जैसा नहीं है। और जब प्लेन मिरर जैसा है तो प्लेन मिरर के नियम को भी फॉलो करेगा, जो कि है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी वजह से जो किरण आपतित हुई है, इंसिडेंट हुई है, उसका एंगल बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई बच्चे, तो बोलो हाँ, एंड फिर चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जया, रागिनी, सिंगिंग बॉय, तरुण, उड़ान, वेदांश, जितने भी बच्चे यहाँ पर अवेलेबल हैं, इतनी बात समझ में आ गई तो बोलो हाँ, एंड फिर चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कोई डाउट तो नहीं है इतने में, बोलो भाई, इतने में कोई डाउट तो नहीं है। चले आगे, देखो, अब देखो, अब कुछ इमेजेस हैं कॉनकेव मिरर की जो कि हमको बनानी है। कौन कौन सी हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, एक वस्तु को इंफिनिटी में रखा। बहुत ध्यान से देखना बच्चे, अब इसको रियल लाइफ में भी समझ लो। इंफिनिटी पर कौन सी वस्तु है, सूरज है, सूरज है जिससे रोशनी आ रही है इंफिनिटी से। इमेजिन कर लो कि इंफिनिटी पर सूरज है जिसकी रोशनी किसी मिरर पर टकरा रही है, तो क्या होगा, एक तो किरण आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर चलेगी, गिव मी अ सेकंड, एक तो किरण आपकी, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, व्हाइट कर देती हूँ, एक तो किरण आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर चलेगी और फिर क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। हमें नहीं पता कहाँ से परावर्तित होगी, लेकिन जिस बिंदु को काट कर निकलेगी वो बिंदु क्या कहलाएगा, एफ कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। ठीक, बिल्कुल उसी तरीके से एक और हमने लाइट को गुजारा, प्रकाश की किरण को गुजारा, वो भी परावर्तित होकर कहां से गुजरेगी, प्रिंसिपल एक्सिस को किसी बिंदु पर काटेगी। जिस बिंदु पर वो काटेगी वो बिंदु आपका क्या कहलाएगा, सारे बच्चे, वो बिंदु आपका एफ कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। क्लियर, तो ये बिंदु क्या होगा, ये बिंदु आपका होगा एफ, यानी कि फोकस। हमेशा ध्यान रखना, अवतल दर्पण की किरणें जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं वो उस बिंदु का फोकस होता है।
क्लियर। अब यहां पर जब किरण मिल गई, ठीक है, अब यहां पर जब किरण मिल गई तो इमेज कहां पर बनेगी बच्चे? इमेज भी तो यहीं पर बननी चाहिए, समझ गए? जहां पर बिंदु मिलेगा वहीं पर तो किरण, वहीं पर तो इमेज बननी चाहिए। यानी कि लॉजिकली हमारा जो इमेज है वो कहाँ बनेगा? वो फोकस पर बनेगा, है ना? फोकस पे तो बनेगा, देखो ना फोकस पर बन रहा है। अब देखो ऑब्जेक्ट तो इतना बड़ा था सूरज के बराबर, लेकिन इमेज कैसी बनी है? छोटी बनी है। इमेज कैसी बनी है? छोटी बनी है। यानी कि इसी को हम लिख सकते हैं, इमेज का साइज कैसा है? वेरी स्मॉल। अब एक कंसेप्ट और यहां पर आपको याद रखना है, याद रख लो, कसम खा लो इस बात की, कसम खा लो। क्या खाओगे कसम? कि जब जब भी इमेज किधर पड़े, किधर? परावर्तित तल की दिशा में बने, परावर्तित तल के, तल के सामने बने, बने तो बनने वाला प्रतिबिंब, बनने वाली इमेज, बनने वाली इमेज कैसी होगी? रियल होगी, रियल होगी। क्लियर? अब ध्यान से देखना, जो बात मैंने आपसे बोली है उसको समझोगे कैसे। ये वाले जो सरफेस है यही तो है आपके परावर्तित तल, रिफ्लेक्टिव सरफेस। और इमेज कहाँ बन रही है? रिफ्लेक्टिव सरफेस के सामने बन रही है, समझ रहे हो? तो बनने वाली इमेज कैसी है? रियल है। साइज में देख के पता चल रहा होगा सूरज बहुत बड़ा है, इमेज मिरर में बन रही है तो छोटी ही बनेगी। तो साइज कैसा हो गया? स्मॉल या फिर वेरी स्मॉल। अब देखो ये है आपके प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आपकी इमेज बन रही है। अब जब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आपकी इमेज बन रही है तो कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। कैसी बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई तो बोलो हाँ, एंड फिर चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है? ठीक है, क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? बच्चे समझ में आ गई तो बोलो हाँ, एंड फिर चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखो जो ये मैंने कंसेप्ट लिखवाया है ना, ये कंसेप्ट देखो यहां पर भी फॉलो होगा। हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा। किससे? ऑब्जेक्ट को, वस्तु सी को, सॉरी वस्तु को सी के पार रखा, सी से दूर रखा, है ना? यहां रख दिया बी पर। तो क्या हुआ? एक लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी नियम 1 के हिसाब से, एक पैरेलल गई और वो क्या करेगी? प्रिंसिपल एक्सिस को परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर काटेगी। यहाँ पर काट दिया तो वो बिंदु कौन सा होगा? फोकस होगा। कैसे? नियम 1 में मैंने आपको बताया था रे डायग्राम की। एक दूसरी एक्सिस आएगी जो कि किससे जा रही है? वक्रता केंद्र से जा रही है। हमने बताया था वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा वापस सेम डायरेक्शन में आ जाती है। तो क्या हुआ? वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा क्या हुई? वापस लौट गई, है ना? इमेज कहाँ बना? इमेज ये बना। ध्यान से देखो इमेज कैसा है? छोटा है। किधर बन रहा है? रिफ्लेक्टिव सरफेस की सामने बन रहा है, रिफ्लेक्टिव सरफेस के सामने बन रहा है। अब जब रिफ्लेक्टिव सरफेस के सामने बन रहा है इसका मतलब क्या हुआ? बनने वाली इमेज रियल होगी, है ना? साइज में आपको देखकर ही पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट से छोटा साइज है, यानी कि छोटी बनेगी, रियल बनेगी। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बन रही है यानी कि उल्टी बनेगी, यानी कि इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? कहां पर बनी है ये? बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में ये इमेज बनेगी। बिल्कुल इसी तरीके से ये वाली इमेज कहां बनेगी? एफ पर बनेगी, ऑन एफ। ठीक, सेम ऐसी इसमें देखो आप, ये वाला पॉइंट आपका क्या बोल रहा है? ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? क्या है ये आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जिस स्फीयर से इसको काटा गया उसका केंद्र। और केंद्र पर हमने क्या किया? वस्तु को रख दिया, ऑब्जेक्ट एट सी। हमने ऑब्जेक्ट को सी पर रख दिया। नियम 1 के हिसाब से एक रे क्या करेगी? पैरेलल आएगी,
किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और किसी बिंदु पर परावर्तित हो जाएगी, किसी बिंदु से प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर देगी। वो बिंदु कौन सा होगा? फोकस होगा। एज इट इज सेम एक दूसरी रेखा आएगी जो कि फोकस से आएगी, है ना, फोकस से गुजरेगी। हमें पता है फोकस से गुजरने वाली रेखा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, तो क्या होगा? फोकस से गुजरने वाली रेखा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो बनने वाला इमेज कहाँ बनी? दोनों किरणें जहां पर मिलेंगी, दोनों किरणें कहाँ मिल रही हैं? इस बिंदु पर मिल रही हैं। अब जब इस बिंदु पर दोनों किरणें मिल रही हैं तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी? सी पर ही बनेगी, पॉइंट सी पर ही बनेगी। नीचे की तरफ है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, इसका मतलब इन्वर्टेड रहेगी, है ना, इन्वर्टेड है, साइज में इक्वल रहेगी। साइज इसका कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक। और रियल इमेज होगी। रियल क्यों होगी? क्योंकि मिरर के सामने है, ठीक। बिल्कुल इसी तरीके से इसमें देख लो, इसमें भी क्या है, हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सेंटर और एस के बीच में रखा। एक रे नियम 1 के हिसाब से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर गुजरेगी और फोकस से होकर निकल जाएगी। एक रे क्या करेगी? कर्वेचर से होकर गुजरेगी और कर्वेचर से होकर परावर्तित हो जाएगी और कहीं दूर पर जाकर ये मिल जाएगी। तो कहां पर मिली है? हमारी जो इमेज बनी है वो कहां बनी है? बियॉन्ड सी, है ना, कर्वेचर के पीछे हमारी इमेज बनी है। ये बात समझ में आ गई। दूसरा, कोई आपसे पूछे इमेज कैसी है, तो रियल बनी, क्यों? क्योंकि ये मिरर के सामने बनी है, ठीक है। तीसरा, कोई पूछे कैसे डायरेक्शन में है, तो कहोगे इन्वर्टेड है, उल्टी है, इन्वर्टेड बनी, उल्टी बनी, ठीक, समझ में आया। अब देखो लास्ट, ये देखो, इसमें क्या है, हमने फोकस पे रखा ऑब्जेक्ट को। जब हम फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर गई, फिर से फोकस से होकर गुजर गई, है ना। एक क्या हो रही है? वक्रता केंद्र से होकर गुजरी, तो कहीं पर मिल नहीं रही है आसपास, तो मान लिया हमने कि इंफिनिटी पर मिलेगी। अब जब इंफिनिटी पर मिल रही है तो भी तो मिरर के सामने ही है, इसीलिए ये भी आपकी रियल होगी, लेकिन लार्ज होगी, बड़ी होगी, इंफिनिटी साइज की है ना, बड़ी होगी, ठीक। अब देखो ये वाली, इसमें आप नोटिस कर रहे होंगे कि हमने इस ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में कहीं रखा है। फोकस और पोल के बीच में रखने का मतलब समझ रहे हो? लेंस के बहुत पास में हमने वस्तु को रखा है। जब ऑब्जेक्ट लेंस के बहुत पास में एकदम सटा हुआ यहां पर रखा हुआ है तो लाइट को चलने की जगह ही नहीं मिलेगी, है ना। अब जब लाइट को चलने की जगह नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा बच्चे? तो फिर क्या होगा? एक सीधी रेखा में चलेगी, एक प्लेन मिरर की तरह लेंस बिहेव करने लगेगा, और जब प्लेन मिरर की तरह लेंस बिहेव करेगा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग जाएगा। तो देख रहे हो, ये लग गया आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। एक रे जो कि कॉमन होती है, जो कि आपकी पीछे, ये बिंदु, ये दोनों यहाँ पर क्या कर रही है? कहीं पर भी दूर पे जाने पर फैल रही है, यानी कि मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है, दूर पे जाते हुए फैलती हुई दिख रही है। तो हम क्या करेंगे? आगे इसे मिरर के पीछे मिलाने की कोशिश करेंगे, और जब मिरर के पीछे मिलाने की कोशिश करेंगे तो इसकी बनने वाली इमेज कहाँ होगी? मिरर के पीछे होगी। देख रहे हो, इस बार इधर नहीं बना, इस बार इधर बना, इधर पॉलिश्ड सरफेस। और जब पॉलिश सरफेस की तरफ इमेज बनती है तो हमेशा वर्चुअल होती है, रियल होती ही नहीं है, काल्पनिक होती है, क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? प्यारे बच्चे, इतनी बात समझ में आ गई तो बोलो हाँ, और फिर चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब मैं आपको इसका लाइव प्रूफ देती हूँ। देखो, आपने एक चीज देखी होगी, जब आप मूवी में देखने थिएटर में जाते हो तो मूवी थिएटर में देखते समय आपने क्या नोटिस किया है? एक छोटा सा फोन होता है, पीछे एक बंदा होता है जो कमरे में बैठा होता है, और वो छोटे से फोन में मूवी को चला देता है। फिर क्या करता है? लाइट इंसिडेंट करता है, किस पर? किस पर? इस पर, इस फोन पर लाइट को इंसिडेंट करता है। फिर जब ये फोन पर लाइट इंसिडेंट होती है ना, तो उसका रिफ्लेक्शन पर्दे पर जाता है। समझ रहे हो? ऐसे समझो, एक फोन है, फोन में से लाइट है, वो पर्दे पर पड़ रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। जिस समय पर फोन में से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है पर्दे पर,
तो ये वाली स्क्रीन जो है वो सामने पर्दे पर दिखाई दे रही है। अच्छा ऐसे भी छोड़ो, ये समझ लो ये मिरर है। जिस फोन में थिएटर वाले बंदे ने मूवी चला रखी है वो एक मिरर ही तो है, मेरा फोन मिरर ही तो है। और मिरर के सामने ये इमेज बन रही है ना, फोन ऐसे रखा हुआ है, मूवी सामने चल रही है, तो इस मिरर के सामने ही तो इमेज बनी ना बच्चे। और जब इस मिरर के सामने इमेज बनी तो मतलब क्या हुआ, हमारी मूवी थिएटर में देखे जाने वाली मूवी रियल इमेज है। क्या है, रियल इमेज है। क्यों है, क्योंकि भाई देखो मिरर के सामने बन रही है इमेज, पीछे नहीं बन रही है। समझ गए, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। हेलो गुंजन, प्रणाम, क्लियर। अब आपको ये बात एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब भी मिरर के सामने इमेज बनेगी वो हमेशा रियल होगी। अब बच्चे मुझे एक बात बताओ, हम जो अपने घर में मिरर यूज करते हैं मिरर देखने के लिए, उसमें बनने वाली जो इमेज होती है वो रियल होगी या वर्चुअल होगी? लॉजिकली सोचना, वो वर्चुअल होगी। पूछो क्यों वर्चुअल होगी? देखो मान लेते हैं कि ये मेरे हाथ में मिरर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे हाथ में मिरर है, मैं मिरर की तरफ देख रही हूं, मैं मिरर की तरफ देख रही हूं, मैं मिरर की तरफ देख रही हूं, समझ रहे हो? तो इमेज किस में बन रही है? इस मिरर के अंदर बन रही है, इस मिरर के बाहर नहीं बन रही है। अगर इधर इमेज बनेगी तो रियल होगी, मिरर के सामने इमेज अगर बनेगी तो रियल होगी, बट मिरर के अंदर इमेज बन रही है तो वो कैसी होगी? वर्चुअल होगी। मिरर के अंदर इमेज का मतलब ये वाली कंडीशन, गिव मी अ सेकंड, मैं आपको साफ करके दिखा देती हूँ। मिरर के अंदर बनने वाली कंडीशन का मतलब ये वाली कंडीशन। इमेज कहां बन रही है? मिरर के अंदर कहीं दूर जाकर बन रही है। क्लियर, समझ में आया? थैंक यू सो मच उड़ान, इट्स रियली मीन्स मी अलॉट। इतनी बात समझ में आ गई बच्चे? इतनी बात समझ में आ गई तो बोलो हाँ, और फिर चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चले, अब देखो मैंने जितने पॉइंटर थे सारे आपको समझा दिए, 6 पॉइंटर सब समझ लिए हैं। ये आप लोगों की पढ़ने के लिए मैंने छोड़ दिया है, इसको समझाने का कुछ नहीं है। अब देखो, अब ये कॉन्वेक्स मिरर है, अभी हमने कॉन्वेक्स मिरर पढ़ाया नहीं है तो मैं इसके बारे में अभी आपको नहीं बताऊंगी, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल कुछ पॉइंटर्स हैं जिस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करेंगे।